Hello students, welcome to Bright Mind Gurukul. Today we are going to study Business Studies Chapter 2, Forms of Organization, Joint Hindu Families. So we have already covered our sole proprietorship form of business, and today we are going to study Joint Hindu Family Business. And in our different videos also, we are going to cover all the forms of organization. तो आप लोग हमारा पूरा जो पिछला वाला वीडियो है उसको रेफर कीजिएगा, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पूरी डिटेल्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, उसको पहले करिएगा, उसके बाद फिर इस वीडियो को आप देखिएगा. ओके, और आज हम शुरू करने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ओके, सो लेट्स बिगिन. Okay, so the next form of business organization is Joint Hindu Family Business. ठीक है, इसको HUF भी कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. के नाम से ही पता चल रहा है कि ये दिस इज अंडर हिंदू लॉ. सिर्फ हिंदूज में ही ये बिजनेस फॉर्म ये एप्लीकेबल है. और ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन found only in India, governed by Hindu law, and this is run by members of a Hindu undivided family. ये फैमिली मेंबर्स के बीच में ही होता है. एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और हिंदू फैमिली जिसमें और भी है फीचर्स में हम पढ़ेंगे. only 3 successive generations can be members. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. And it is automatically formed by birth. ये एक फैमिली की ही बिजनेस होती है, वो बाय बर्थ ये मेंबर्स बन जाते हैं. नो फॉर्मल एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ बिजनेस. वो बहुत पुराने जमाने में जैसे हम लोगों का चलता आ रहा है. ये फॉर्मेशन हो गया ओनरशिप एंड मेंबरशिप. इसमें एक पर्सन होता है जो सबसे सीनियर होता है, वो होता है कर्ता. ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर. जैसे दादाजी होते हैं, वो यूजुअली होते हैं कर्ता. उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं को पार्सनर्स. ठीक है, उनको कहा जाता है को पार्सनर्स. दे आर बाय बर्थ मेंबर्स एंड जो मेन मेंबर होते हैं वो कर्ता है. ठीक है, so all co-partners members by birth have equal ownership. Karta, he is the eldest male member. He manages the business. जो मेल मेंबर जो एकदम सबसे ओल्ड है वही इसके कर्ता होते हैं और वही मैनेज करते हैं बिजनेस को. कंट्रोल होता है कर्ता पे. he has the sole decision making authority and no one else can interfere or object to his decisions. इसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी होता है, क्योंकि ये बाय बर्थ है तो ये कंटिन्यू करता है. बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता. जब कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट ओल्डेस्ट मेंबर होंगे, नेक्स्ट ओल्डेस्ट मेंबर ही विल देन बिकम द कर्ता. he is going to become the कर्ता, नेक्स्ट ओल्डेस्ट मेंबर. ठीक है, लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर्ता का और कर्ता का ही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी उन्हीं की और लाइबिलिटी भी उन्हीं की अनलिमिटेड. इसीलिए अदर मेंबर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी ओनली जितना उनका शेयर है उतना ही लाइबिलिटी होगा. लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, बीइंग अ फैमिली रन सेटअप देयर इज ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. ठीक है, फैमिली की ही बिजनेस है, देयरफॉर लॉयल्टी एंड. माइनर मेंबर्स कैन ऑल्सो बी मेंबर्स. ये इसलिए क्योंकि दे आर ऑटोमेटिकली मेंबर्स बाय बर्थ.
इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है? सिंपल फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे ऑटोमेटिक मेंबरशिप बाय बर्थ। सिंपल फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ये फैमिली बिजनेस है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ये चलता रहेगा। करता है, ही इज द हेड, कर्ता की डेथ हो जाती है तो द नेक्स्ट ओल्डेस्ट मेंबर ही विल बिकम द कर्ता, और ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, फैमिली बॉन्ड प्रोमोट्स यूनिटी एंड लॉयल्टी, और लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, क्योंकि मेन जो लाइबिलिटी होता है वो कर्ता का ही होता है। ठीक है, अब इसमें डिसएडवांटेजेस भी क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस मेनली डिपेंड्स ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो उनका कैपिटल भी फैमिली में ही है, वही बिजनेस हो रहा है तो उनका लिमिटेड कैपिटल हो जाता है, ये एक रेस्ट्रिक्शन हो गया। एंड लिमिटेड टू ओनली हिंदू फैमिलीज, दिस इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, सो इट इज ओनली फॉर एप्लीकेबल टू हिंदू फैमिलीज। ओनली द मेल मेंबर्स वेर रिकॉग्नाइज्ड, दो लॉज आर इवॉल्विंग। पहले था कि सिर्फ मेल मेंबर्स को ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बनाया जाता था, लेकिन अभी काफी लॉज चेंज हो रही हैं, सो इवन द फीमेल मेंबर्स आर नाउ एलिजिबल टू बिकम मेंबर्स। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता and lack of incentive for other members due to no active role, क्योंकि कर्ता ही मेन डिसीजन मेकर है, क्योंकि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है तो वो चाहता है कि वो अपना डिसीजन ही सब पे लागू रखे। तो जो बाकी को पार्टनर्स होते हैं उनको उतना ज्यादा एनकरेजमेंट भी नहीं होता है, क्योंकि उनका कोई डिसीजन रहता नहीं है, तो इसी से लैक ऑफ इंसेंटिव। सो जॉइंट हिंदू फैमिली कॉन्सेप्ट इज ऑन द डिक्लाइन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, अभी जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, कमिंग टू another form of organization, and this is a very popular form of organization, partnership। तो जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है, a single person was often not able to contribute enough capital। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों ने देखा उसके लिमिटेशंस में ही था कि कैपिटल इज लिमिटेड, उसको बैंक से भी लोन अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे ही मिल सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन कभी कभी फील होता है जिसको अपना बिजनेस बड़ा करके करना है। तो ही वॉज नॉट एबल टू मैनेज एवरीथिंग अलोन, बेयर ऑल द रिस्क। तो इससे एक नया कॉन्सेप्ट आया कि चलो दो लोग मिलके, मिनिमम 2 मेंबर्स मिलके पार्टनरशिप करें। इट कैन बी मोर मेंबर्स ऑल्सो, बट मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए पार्टनरशिप। ठीक है, a form of business where 2 people join hands to share investment, skill, profits and losses। ठीक है, so according to इंडिया, इसका जो लॉ जो गवर्न कर रहा है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जरूर लर्न कर लेना, ये बहुत फेमस सा है एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो इसने क्या डिफाइन कैसे किया है पार्टनरशिप को? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत सिंपल सा ही है, जब नेचर समझ में आ गया तो डेफिनेशन लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। तो पार्टनरशिप इज relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, आगे जब फीचर्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको what do you mean by all or any of them acting for all। तो फीचर्स में फॉर्मेशन के ऊपर पहले बात करते हैं। It is governed by Indian Partnership Act 1932, formed through a legal agreement। पार्टनरशिप डीड बनती है
बिटवीन द पार्टनर्स, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, जितने भी पार्टनर्स हो, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, एक पार्टनरशिप डीड होता है और वो रजिस्टर होता है। बहुत जरूरी नहीं है कि रजिस्टर ही होता है, लेकिन करे तो अच्छा है। So it is a legal agreement, written or oral. Agreement includes terms like profit sharing ratio, duties, responsibilities. सारे पार्टनर्स की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब डिसाइडेड रहता है उसी पार्टनरशिप डीड में. Business must be lawful and for profit and can be registered with the registrar but is optional. Liability क्या हो जाएगा? Unlimited liability for all the partners. Partners are jointly and individually liable, and if the firm cannot pay debts, personal assets of partners can be used. इसमें लाइबिलिटी इट्स ऑलमोस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि एक ही पर्सन वही सारा लॉस बेयर कर रहा है. इसमें क्या हो जाता है कि जितने पार्टनर्स हैं वो इक्वली इस लॉस को बेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू द शेयर. अगर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो वैसे लॉस भी उसको इक्वली ही बेयर करना होगा. ठीक है. Risk bearing. All partners share risk and rewards, and profit and loss are shared as per agreed ratio. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि उनका एक एग्रीमेंट होता है, डीड बनता है, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा डिसाइडेड रहता है. तो उनको जब लॉस भी अगर होता है तो उनको उसी रेशियो से शेयर करना होता है. ठीक है. डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. दे डिसीजंस आर मेड म्यूचुअली एंड डे टू डे ऑपरेशंस आर मैनेज जॉइंटली. तो डिसीजन मेकिंग भी इनका सारे पार्टनर्स का एक साथ उनका एज पर एग्रीड एग्रीमेंट जो होता है उसमें डिसाइडेड रहता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसी के अकॉर्डिंग टू डिसीजंस होता है. और डे टू डे ऑपरेशन, किसको डे टू डे ऑपरेशंस करना है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज करना है, ये सारा अपना एग्रीमेंट में लिखा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग टू ये काम करते हैं. कंटिन्यूटी होता है. क्यों? नो परपेचुअल एग्जिस्टेंस. Partnership may end due to death, retirement, insolvency, and can be continued with the new agreement. इसमें यह होता है कि पार्टनरशिप में अगर जो एग्रीमेंट बना है बिटवीन द पार्टनर्स, अब सोचो कि अगर एक पार्टनर या तो उसने रिटायर कर लिया या वो छोड़ रहा है या उसकी डेथ हो गई, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगा. फिर जो अगर बचे हुए पार्टनर्स एग्री करते हैं कि उसको फिर कंटिन्यू करें तो एक नया एग्रीमेंट बनेगा. ठीक है. नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हो एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट अप टू 100. अच्छा, ये लिमिटेशंस है. मैक्सिमम का जो लिमिटेशंस है वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2014 सेक्शन 464 ये 100 होना चाहिए. या बट एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल ये कहता है कि करेंटली लिमिटेड टू 50. तो ये थोड़ा सा दोनों का डिफरेंट वो है. म्यूचुअल एजेंसी, अ यूनिक फीचर. एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल. ठीक है. इसको क्यों बताया गया? ही कैन बाइंड द फर्म बाय हिज एक्शंस एंड इज आल्सो बाउंड बाय द एक्शंस ऑफ अदर्स. तो सारे पार्टनर्स अपने एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ऑल्सो दूसरे के एक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है. अगर 4 पार्टनर हैं, अगर एक बंदे ने कुछ डिसीजन लिया और उसके चलते उसको लॉस हो गया, तो सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उस लॉस को बेयर करने के लिए. ठीक है. सो ही इज अ एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल, कि वो ही इज बाउंड बाय हिज एक्शन. अपना एक्शन जब कर रहा है एज द डिसीजन मेकिंग पर्सन, ठीक है, तब उसके चक्कर में कुछ प्रॉब्लम हुआ या बेनिफिट हुआ तो उसको सबको शेयर करेगा. सारे पार्टनर शेयर करेंगे. और अगर लॉस हुआ तो सारे पार्टनर शेयर करेंगे. सो डिसीजन ऑफ ईच पार्टनर फॉर द एक पार्टनर के डिसीजन या एक पार्टनर के एक्शंस के लिए सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको सबको बेयर करना है. The advantages of partnership. एडवांटेजेस क्या है? बैलेंस डिसीजन मेकिंग.
Since more than one person is involved, so decisions are based on discussion and mutual consent. This reduces the burden on single person and minimizes the chances of errors. And different partners may have expertise in different areas, leading to more efficient management. ठीक है ना? So ये तो simple है, आप समझ ही गए होंगे कि more than one person involved, so decision सब कोई बैठ के डिसीजन लेता है, अगर कोई गलत डिसीजन है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक कोई सही है तो ऑब्वियसली सबको बेनिफिट। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन सारे लोग मिलके लेते हैं, कोई भी एरर होगा, कुछ भी होगा तो सब इतने सारे हेड्स अगर एक साथ बैठ के डिसाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सोच समझ के डिसाइड करेंगे, तो मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट विल बी देयर। More funds available, each partner contributes capital, partners pool the capital. जितने partners आएंगे उतना capital आएगा. Collectively, firm can raise large amount of funds. This enables the firm to make bigger business opportunities. Sharing of risk में क्या है? Business risk, responsibilities and losses are shared among the partners. This reduces the stress on individual partners, encourages better, reduces the burden on, basically क्या है, burden on one person नहीं होता है, सारे partners मिलके share करते हैं. अगर अच्छा decision हुआ profit share करेंगे, अगर गलत decision हुआ तो loss share करेंगे, तो एक partner के ऊपर कोई burden नहीं होगा. Secrecy is maintained. Partnership firm is not legally required to publish its financial statements or share internal reports. This helps the firm maintain confidentiality. So कहीं पे भी publish करने की जरूरत नहीं है अपनी accounts को. So confidentiality अपना maintain है. Ease of formation. Starting partnership is relatively easy. It requires an agreement between partners. ठीक है, simple agreement से partnership business start हो सकता है. चलिए, अब हमने फीचर्स पढ़ लिए, एडवांटेजेस पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप. इसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी. जो पार्टनर्स के की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड इसलिए है कि अगर कुछ लॉस हुआ तो पहले तो और अगर फर्म का एसेट सफिशिएंट नहीं हुआ पूरा डेट्स पे करने के लिए, तो फिर पार्टनर्स का पर्सनल एसेट्स भी यूज होगा. तो इसीलिए ये किया जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी इफ द फर्म्स एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे द डेट्स, तो फिर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स विल आल्सो बी यूज्ड टू पे द डेट्स. ठीक है. फिर लैक ऑफ कंटिन्यूटी ends with withdrawal or death of a partner. अगर किसी एक पार्टनर को छोड़ना हुआ या उसकी डेथ हो गई तो ये पार्टनरशिप जो पहले था वो खत्म हो जाएगा, और अगर बाकी बचे हुए पार्टनर्स उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो फिर एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा. ठीक है. रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सिंस डिसीजंस आर शेयर्ड, difference in opinion can arise. One partner's wrong decision can lead to losses for all. Conflicts can affect business performance. So decisions are shared. So differences आ ही सकते हैं. Difference in opinion कहीं पे भी आ सकते हैं, पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं. अब पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं, अगर कोई भी एक पर्सन का डिसीजन अगर गलत हो गया तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. फिर एक पार्टनर के गलत डिसीजन कैन लीड टू लॉस फॉर ऑल. लिमिटेड कैपिटल कंपेयर टू कंपनी, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज्यादा है, लेकिन अगर हम एक और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी, उससे अगर कंपेयर करें तो लिमिटेड कैपिटल है. ठीक है. अगर बहुत ज्यादा एक्सपैंड करना है तो यहाँ पे कैपिटल कम ही है. Limited to only the resources investments brought in by the partners. Since number of partner is limited, total capital is also limited. ठीक है. Then lack of public confidence. Since financial reports are not published,
पब्लिश किसका होता है? सिर्फ कंपनी का होता है, ठीक है। सो कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसका होता है। इसका सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या पार्टनरशिप का अकाउंट कहीं पे भी पब्लिश नहीं होता है। सो इसी के कारण ये थोड़ा सा पब्लिक में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं चलता है ना कि कंपनी का अंदर का क्या चल रहा है। So outsiders cannot assess the firm's performance. This reduces trust among the investors. जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, अगर आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होगा, तो वो आप जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको भी कॉन्फिडेंस कम होगा, क्योंकि उनको एक्चुअल पिक्चर पता नहीं चलेगा।